बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, बिजली के इजाफी बिलों पर आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन और मुजाहिरे जारी रहे, जबकि साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आज जमा कराई गई। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, बिजली के इजाफी बिलों पर आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो शटर डाउन हड़ताल रहा और मुजाहरे किए गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई रिलीफ के ऐलानात नहीं हो सके हैं, ना ही इस हवाले से कोई बात हो रही है। किस तरफ मामला जा रहे हैं? अवाम के लिए क्या कोई रिलीफ के इम्कानात मौजूद है मुस्तकबिल में? देखें जी, आज जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो अनवर काकड़ साहब ने ये परसों जो इंटरेक्शन किया था मीडिया के साथ, तो उन्होंने कहा था कि अगले 48 घंटे में वो एक प्लान के साथ सामने आएंगे जिसमें कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर होगी। लेकिन आज गालिबन वो ये कहने जा रहे हैं कि वो जल्दबाजी में कोई रिलीफ नहीं देंगे, और असल में ना कोई रिलीफ का प्लान है, ना कोई इसमें यहाँ पे कोई इरादा है, और ना कोई उसकी वजह बयान। मतलब देखें, IPPs के मुआहदे दोबारा रीराइट हो सकते हैं, उनके मालकान तो इधर ही है ना, तो 100 तरीके होते हैं कि आप उनसे रीनिगोशिएट करें। वो बाहर की अदालतों में इधर उधर की बात करते हैं, मुफ्त बिजली के हवाले से या और बहुत से मामलात के ऊपर एक नरम अंदाज में लोगों को कम से कम बात उनसे मुकालमा हो सकता था। आज मुल्क के कई इलाकों में जो है वो एक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, तो उसमें लोग वैसे भी कम थे सड़कों पे, लेकिन उसके बावजूद बड़े शहरों में और बड़ी मार्केट्स बंद थी जी, और लोगों ने मुजाहरे भी किए, एहतजाज भी किया। लेकिन ये एहतजाज और ये जो मुजाहरे हैं ये, और फिर उनसे जो मकालमे किए वो इंतज़ामिया ने किए, उनसे इंतज़ामिया के लोगों ने, और पुरअमन कहीं पर वो तोड़ फोड़ नहीं हुई। जमात इस्लामी इसमें उनकी कॉल थी आज, और अब ये मज़ीद आने वाले दिनों में शटर डाउन और ये हड़तालें ये मज़ीद बढ़ाने का उनका ऐलान हो रहा है। तो मुझे तो इसमें बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि ये निगरान हुकूमत या तो जो है वो एक टीम नहीं बन सकी, मुख्तलिफ शख्सियात आपस में, वो मुख्तलिफ निगरान वज़रा जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, सफ़ीरों से मिल रहे हैं, वो मतलब एक अजीब सा, और अवाम के साथ जो है वो टोटल डिस्कनेक्ट है, मुकम्मल डिस्कनेक्ट है कि अवाम के साथ जो है वो किसी किस्म की गलती से उनसे कोई रब्ता ना हो जाए। बस कॉन्फ्रेंसेस, मुलाकातें, ये वो ख़त्म, अल्लाह खैर सल्ला। तो अब ये है कि इसमें अब जाहिर है, मतलब ये भी हम नहीं कह सकते कि इस हुकूमत या निगरान वज़ीर आज़म ही ज़िम्मेदार हैं हर मामले के, लेकिन ये है कि वो सख्त फैसले कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली पावर के साथ एक तो आए थे, इख्तियारात के साथ आए थे, और फिर ये तासुर था कि उनके ताकतवर हल्के उनके साथ है, मुकम्मल तासुर, और वो ख़ुद भी मतलब उन्होंने हर जगह बैठ की बात कही। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये आपस में टीम नहीं बन सकी, या ये है कि इनको अब आगे इन्होंने कैसे चलना है ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 1 रुपया जब डॉलर के सामने गिरता है ना, 1 रुपया, ठीक है, ये कोई 30, 35, 40 रुपये हो गया है मेरा ख्याल है इंटरबैंक में, उससे भी ज़्यादा अब तो कदर। 1 रुपया जब गिरता है ना, तो 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है मुल्क में, 135 अरब। फिर वो टैक्सेस उसके और लगते हैं, तो ये जो रुपये अपनी कदर खोता जा रहा है ना हर गुजरते दिन के साथ, तो ये कोई 4 खरब ट्रिलियन 4 खरब जो है वो रुपए का कर्जा गालिबन अवाम के ऊपर पड़ चुका है इस दौरान, क्योंकि आपने पैसा लेना है रुपयों में, फिर उसको चेंज करना है डॉलर्स में, फिर IPPs को देना है, फिर बाहर पेमेंट्स करनी है एयरलाइंस को, बाकी जो आपके पास बहुत ज़रूरी अशिया हैं उनके लिए। तो वो कहते हैं ना कि मतलब दे हैव लॉस्ट समवेयर, केयर टेकर्स है ना,
लॉस्ट, दे वर लॉस्ट समवेयर। वो जैसी तैसी वो हुकूमत पीडीएम की चल रही थी तो कम से कम वो इसहाक डार वो अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे तो कम से कम उनको फिक्र। ये बिल्कुल जो है ना, ये आप समझें कि हमने तो बात ही नहीं करनी किसी से, गायब। तो वो एक पार्लियामेंट थी, वहाँ शोर शराबा कोई ना कोई एक बात हो रही होती थी। ये बिल्कुल जो है ये आवाम से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट है, और आवाम से डिस्कनेक्ट होने के लॉन्ग टर्म असरात इन शख्सियात पे होंगे। इस वक्त ये अपना अच्छा नाम भी लिखवा सकते हैं इस केयर टेकर दौर में, लेकिन यह है कि मुकम्मल अगर डिस्कनेक्ट होके अपने कमरों में रहेंगे तो उससे मज़ीद लोगों के अंदर इन शख्सियात का अपना भी तो एक कैरियर है ना, जो कि बड़ा अच्छा कैरियर, बड़े बड़े अच्छे मुनासिब लोग भी हैं इसमें, तो वो लेकिन वो कोई अच्छा अब तक तासुर नहीं छोड़ा उन्होंने। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये 15 दिन बस बड़े फैसला कौन है, बड़े अहम है। फैसला कौन मतलब इसलिए अहम है, फैसला कौन तो नहीं, मामला तो देखते हैं कि किस तरफ जाते हैं, क्योंकि हर दिन पे जो कुछ होगा वो आगे जाएगा। एक तो ये है कि आज 2 तारीख है, तो आने वाला जो हफ्ता है उसमें देखना ये है कि 9 तारीख को सदर आरिफ अलवी रहते हैं या जाते हैं, क्योंकि 9 तारीख को उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है सदारत की। अच्छा, और वो अगर रहते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज तो नहीं है, तो वो रहते हैं या जाते हैं। जाते हैं तो कैसे जाते हैं, क्या वो इस्तीफ़ा देते हैं या वो क्या हालात होते हैं, तो क्या उनसे कोई कहता है क्या होगा, कैसे, क्या मतलब है कि क्या तरीक़ाकार कैसे होगा उनके जाने का। और अगर वो रहते हैं तो एक ज़ाहिर है कि उनके लिए माहौल बहुत साजगार नहीं है इस वक्त, और अब तक मेरा ख़्याल है कि कोई उनकी वज़ीर आज़म से भी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाकात अभी तक हुई है शायद, या काबीना से हुई है या बाकी दे, तो उसकी कोई खबर है। तो ये जो है ये एक अजीब सा इस वक्त सेटअप मौजूद है, जहाँ सदर, वज़ीर आज़म, अदालत और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट, मतलब अवाम, अच्छा वो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यानी ज़ाहिर है कि हम उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों। फिर शहादत हुई है, ये जो मीरान शाह पे वाक़या हुआ है, इसमें एक मेजर और एक सिपाही, तो जो हैं ये फिर वो दहशतगर्दी का निशाना बने। जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ये वो देखें, ये वो इश्यूज़ हैं जिनको हम नहीं इतना ज़्यादा देख रहे। लोग अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, लेकिन साथ साथ ये कांस्टेंट, जहाँ पे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस, जहाँ पे आपके अवाम भी तो दरमियान में आ जाती है ना बीच में, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट कर रहे हैं कहीं। यानी ये जो दहशतगर्दी है ये एक बड़ा मसला है। रोज़ जो है वो ख़बर ज़रूर आती है कि जहाँ पर लोगों ने ख़ुदकुशी कर ली, लोगों ने कत्ल कर दिए, लोगों ने ये कर दिया, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत भी, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी चैलेंजेस हैं इस वक्त रियासत के लिए। और इस वक्त हमारे अकाबरीन को, जो हमारे पॉलिटिकल शख्सियात ख़ास तौर पे जो बैठी हैं या जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हैं या जो इवन मिलिट्री साइड पर भी हैं, उनके लिए बहुत से इश्यूज़ हैं इस वक्त। तो कम से कम आवाम को थोड़ा सा एक मीठा बोली बोल दे कोई, तो वो ज़रा उसके नतीजे में शायद, हाँ मतलब है कि अब देखें ना अब केबल कराची से ये इतलात आ रही हैं कि जी बिजली के बिल जो हैं वो केबल के जो ऑपरेटर्स हैं वो अदा नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा बिल्स हैं कि वो ना लोगों को केबल, वो तो 3 से 4 घंटे उन्होंने भी बंद करनी शुरू कर दी हैं मुख्तलिफ इलाकों में। केबल ऑपरेटर्स के लिए भी मसाइल खड़े हो रहे हैं, हर सतह पे इसके मसाइल हैं। अच्छा, और इसमें 2 चीज़ें हैं 15 दिनों में, एक तो ये है कि सदर मुमलिकत, दूसरा ये कि आज से ठीक 15 दिन के बाद जो है वो मतलब 15-16 दिन, यही दिन है, इसमें नए चीफ जस्टिस 2 हफ्तों के अंदर जी। तो नई चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपना ओहदा संभालेंगे, और बड़ा चैलेंजिंग उनके लिए, वैसे तो हर चीफ जस्टिस के लिए ही ये जो ये जगह होती है, ये बड़े चैलेंजेस, रियासत के मसाइल, बड़ी उलझनें,
लेकिन यह है कि उनके लिए भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस और वो उनसे किस तरह नफरत आजमा होते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको और तमाम अदली तमाम सबको जो है वो बेहतर मुनासिब फ़ैसले करने की और अदल और इंसाफ कायम करने की अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे सबको। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि अब ये आखिरी जो दिन 2 हफ्ते तकरीबन जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हैं, इसमें वो क्या लेगेसी छोड़ते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कौन से, देखें ये जो एक तो मेरा, हम तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, ज़ाहिर है कि इस वक्त तो उनके चूँकि जाने के दिन है, और लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब से हम गुजारिश कर सकते हैं ज़रूर, और वही गुजारिश कर सकते हैं कि जब एक केस किसी केस को वो उठा लें तो बराह करम उसको फिर किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। मतलब वो जो उमर अता बंदयाल साहब ने, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर वो, मुझे नहीं पता कि वो महफूज फैसले आएंगे, वो केसेस कहाँ तक पहुँचेंगे, ये कैसे तय होगा। और फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए एक ये बहुत बड़ा मेरा ख़्याल से और यकीन है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो इस आजमाइश से पूरे उतरेंगे कि फ़ैसले पे फ़ैसला करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वो लाजमी करवाएं। अच्छा, फ़ाइज़ साहब के अंदर ये है भी ना चीज़, एक वो मतलब पैदल जाते हुए उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये रोड कैसे क्रॉस करो, मतलब ये इस तरह के वो ज़रा अवामी सी शख्सियत हैं। उमर अता बंदयाल साहब भी अवामी शख्सियत हैं, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत सारे, एक तो बदकिस्मती से अदालत के अंदर तकसीम, और फिर ये लार्जर बेंच अगर बनता, या मतलब मैं उस बात को ज़्यादा दोहराना ही नहीं चाहता, जो तकसीम और आपस में जो एक मामलात सारे खड़े हुए बदकिस्मती के साथ। लेकिन ये है कि ये आने वाले दिनों में बहुत सारे फ़ैसले उन्होंने ऐसे हैं जो करने हैं तेज़ी के साथ। मिसाल के तौर पे अभी तक मुझे ये नहीं पता कि ये 14 मई का जो फ़ैसला है उन्होंने डिसमिस तो कह दिया उस दिन, लेकिन इसका फ़ैसला भी आना है। अच्छा, डिसमिस जब कह दिया और उन्होंने ये नज़र सानी की दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी, तो क्या उस पर तौहीन किसी पे लगने जा रही है कि नहीं लगने जा रही? इस पर माहिरीन कानून जो है, आइन है, वो मुंतज़िर हैं कि ये फ़ैसला कब आएगा। भाई नज़र सानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फ़ैसला आना है, क्या उस पर तौहीन लगने जा रही है? क्या ये नैब के जो तरामीम है इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो हो जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो जाएगी? और वो जो प्रोसीजर बिल का एक फ़ैसला महफूज है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसका फ़ैसला क्या आएगा, कब आएगा? तो ये सारे मामला जो हैं ये अगले, और फिर इलेक्शन की तारीख़। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल जो हमारे प्रोग्राम में भी हमारे इस्लामाबाद की जो ब्यूरो चीफ है मियां शाह साहब ने बात की थी कि ये ग़ालिबन जनवरी के आखिर की कोई तारीख़, तो सदर जो है मेरा ख्याल है इस वक्त वो भी शायद कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे कि वो अचानक नवंबर की तारीख दे दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी अपनी जो हल्का बंदियाँ हैं वो थोड़ा सा उसको तारीख पीछे की है, और अब वो बात कर रहे हैं कि ये नवंबर तक मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर ये मुमकिन होगा कि जनवरी तक। और आज जो है वो यही बात यहाँ पे चल रही है कि शायद जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में जो है वो इलेक्शंस की कोई इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन ये है कि ये और इसी दौरान एक और भी तजवीज़ है, ये जो मुख्तलिफ़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ कि जी वहाँ से इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे पहुँची और वो फिर यहाँ ले आई और फिर MPO में डाल दिया, और फिर ये सारा हो गया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकरीबन तमामी हलकों की तरफ से जो है वो बड़ी हैरत और अफसोस और बड़ा अजीब सा हुआ कि भाई ये कैसे हुआ है सारा। तो अब उसके बाद ये एक प्लान है कि एक वफाकी पुलिस कायम हो रही है, यानी वो पुलिस इस तरह से काम करेगी कि यानी ये मौजूदा सेटअप तो रहेगा यकीनन सूबों की पुलिस का, लेकिन वफाकी उसका कलर इस तरह से गालिबन दे दिया जाएगा कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे के अंदर, जैसे FIA है ना, तो FIA जो है वो मतलब FIA है, तो इसी तरह से जो पुलिस है उसके पास भी एक फेडरल उसको शक्ल दी जाएगी, बजाय इसके कि वो जो है वो, अच्छा ये असल में जो बात है ना ये कुछ वैसे अजीब भी लगता है इस वक्त, तो चूँकि सियासी हालात हैं ना, तो इसलिए हम इसके ऊपर इसको किसी और रंग से देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ
किस थाने की हदूद हैं, इसके ऊपर लड़ाई होती रहती है। और कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है, वो कहते हैं हमारे थाने का तो है ही नहीं। अक्सरियत पुलिस वालों की उसमें ये नहीं देखती, वो आते हैं, मदद को आ जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब वो बहुत ही अजीब सा मामला हो जाता है और सुनने में आता है कि ये तो उस थाने की हदूद है, ये तो उसकी हद में हुआ है, इसके हम नहीं जाएंगे, हम नहीं, उसको बुलाओ, ये बुलाओ। लेकिन अक्सरियत जो है वो बहरहाल पुलिस की और ये सारी। लेकिन एक उसका जो अभी जो ये चला है ना मामला कि इस्लामाबाद पुलिस यहाँ ख़त्म होगी, यहाँ दूसरा हैंड ओवर करेगा, यहाँ ये करेगा, तो उस पर ये वफाकी इसको कलर दिया जा रहा है। अब ये इसका ये कितना जो जराइम की सरकोबी के लिए ये आगे जाके, क्योंकि सियासी गिरफ्तारियां भी होनी हैं, गैर सियासी भी होनी है, मुल्क में एक लॉन्ग टर्म प्लान है ये, तो ये किस हद तक फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए, आवाम के लिए, ये देखना है। लेकिन एक उसको फेडरल कलर दिया जा रहा है। और डॉक्टर साहब एहतसाब के अमल में क्या तेज़ी आई? एहतसाब के अमल में नहीं, एहतसाब के अमल में देखें, मैं तो अभी डेली एक्सप्रेस की जो ये 20वीं स्लाइड है, मैं इसको अखबार को ही कोट कर सकता हूँ, मुझे मेरे पास कोई इतलात तो नहीं है, अखबार ही पढ़ते हैं और हम बस इसको देखते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया। तो ये जो 20 स्लाइड है वो ये कह रही है कि कब्ज़ों और सरकारी ख़जाने में खुद बुर्द के इल्ज़ाम पे 100 अफराद का नाम, ये सिंध के बारे में है कि इनका नाम जो है स्टॉप लिस्ट में। अब ये जो है, इससे पहले तो ज़राए के हवाले से खबर आ रही थी, लेकिन अब ये नाम डल गए हैं, डलना शुरू हो गए हैं स्टॉप लिस्ट पे, और यानी उसको मैनुअली रोक दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो ये मामला ही हो गया। तो ये अगले 10-15 दिनों में जाहिर है कि एहतजाज लोगों का बढ़ेगा। किसी न देखिए, कोई अगर आप फौरी तौर पे नहीं भी दे रहे ना, आप लोगों को समझा दें, मतलब ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या है ये, और फिर ये जो रुपया गिर गया है तो उस रुपये का बोझ किस पे डलना है। मतलब इस दौरान चलें बिजली के बिलों पे आप रिलीफ नहीं दे सकते थे, तो डॉलर जो के मुकाबले पे जो क्योंकि पेमेंट तो उनको डॉलर में, उनके तो मजे लग गए ना, जिनको आईपीपीस को अपने डॉलर में पे करना है, तो ये पब्लिक से रुपया लेके फिर उनको डॉलर्स में दे, डॉलर तो बड़ा महंगा हो गया, तो वो तो चिल कर रहे हैं बैठ के, तो खुश हो रहे हैं कि भाई ये डॉलर और गिरे, रुपया और गिरे, डॉलर और महंगा हो, ताकि हमें तो पेमेंट डॉलर्स में हो रही है उनको। तो ये चाहे बिजली आप लें ना लें, मतलब आपने उनको पेमेंट्स, तो ये एक ऐसा मामला है जिस पे मतलब ये तो मतलब ब्रीफिंग की ज़रूरत ही नहीं है इस पे। ये तो मेरा ख्याल से हमारे जो सारे ही जो हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या जो आम लोग हैं, उनको भी बच्चे बच्चे को पता है इस वक्त, बच्चे बच्चे को जो है वो पाकिस्तान के हर शख्स को इस वक्त आइन याद हो गया है। अब यकीन करें पिछले साल 2 साल में जो कुछ हुआ है, आइन याद हो गया उनको, उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। उनको ये भी पता चल गया है कि जो है वो अच्छा आइन का भी पता चल गया है, और आइन की खिलाफ वर्जी कैसे होती है ये भी पता चल गया है। ठीक है, अच्छा, और उनको ये भी पता चल गया है कि ये बिलों में क्या गड़बड़ है, सारी गड़बड़ घोटाला इसमें, तो इसके ऊपर कम से कम एक तवज्जो दी जाती तो मेरे ख्याल से बड़ा मुनासिब होता। लेकिन बहरहाल वो बस है कि वो ज़मी जुम्बद न जुम्बद, फ़िलहाल ये पॉलिसी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया, तो ये अगले चंद दिनों के अंदर बहुत सारे मामला क्लियर होंगे। खित्ते में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस दौरान, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि देखें, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि सऊदी वली अहद जो हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान वो G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान रुकते हैं या नहीं रुकते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन यकीनन वो जो इस वक्त टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल और केओस और एक मामलात, तो इस दौरान जो है वो सदर भी अपने ओहदा, उनका भी ओहदा ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ये देखना ये है कि वो रुकते हैं, या अगर वो नहीं भी रुकते तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत ज़बरदस्त है। रुकते हैं तो आहलन व सहलन मरहबा, नहीं रुकते तो भी हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से ऐसे हैं कि उस पर कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। लेकिन बहरहाल हम चाहेंगे कि वो रुकें, ठीक है, और हमारी ख्वाहिश है बहैसियत कौम के वो रुकें। अच्छा, लेकिन इसमें जो दूसरी जो बात है वो बड़ी अजीब सी बात है, और वो ये है कि देखें, हम एक ज़ाहिर है कि घर, गली, मोहल्ला, शहर, मुल्क, ओस पड़ोस, वाक़यात सारे हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इर्द गिर्द के वाक़यात हैं ना। मईशत तो आप कहते हैं कि जी वो अमेरिका से आपने जंग हुई तो इसलिए डॉलर रुक गए, फलां हो गया, ढमाकना हो गया, मतलब हर खित्ते के वाक़यात, दहशत गर्दी, आप अफगानिस्तान से लिंक्ड है, IMF से मुज़ाकरात, तो ये सारे मामला। अच्छा, IMF के वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ओहो, आप ज़रा ये देखें कि दुनिया कैसी इंटरेस्टिंग इस वक्त एक इतला है, और वो मैं ये देख रहा, ये पिछले 4 दिन से
एक बड़ा इंटरेस्टिंग विज़िट जो है वो जारी है। लेकिन वो जो विज़िट है, मैं उसको पहले ज़रा कोट करता हूँ, तो वो विज़िट इतना इंटरेस्टिंग है कि बंदा ये सोचे कि ये जो मैं यहाँ पे 8th स्लाइड अगर जिंजुआ को दिखा दूँ, तो जो उनकी क्रिस टेलिना जॉर्जोविया जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं। IMF की जो MD हैं वो चाइना में है। इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, वो 4 दिन से चाइना में घूम, आप जरा देखें, एक तरफ ब्रिक्स है, एक तरफ वो बैंक घूम रहे हैं, वो चाइना में है। और चाइना में उनकी हाईएस्ट लेवल में मुलाकातें हो रही हैं IMF की MD। आप जरा देखें। अब आप सोचेंगे कि एक मिनट यार ठहर जाए, ये IMF की MD जो है ये चाइना में क्या कर रही हैं? चाइना में कर रही हैं, घूम रही हैं वो, और बड़े अच्छे उनकी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे। और साथ ही आप देखें पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या बात की थी। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो बात की थी, उन्होंने कहा था अवाम पर बोझ ना डालें, आप अपनी अपर क्लास पे डालें। ये उनका एक ऐसा बयान था जिसको शायद हमने मतलब ने कहा नहीं, अवाम पे ही डालेंगे। अवाम किस मर्ज हमने रखे क्यों हैं अवाम? इसलिए तो रखे हुए हैं ना कि उन पर बोझ डालें। उन्होंने हालांकि ये बात की थी। अच्छा, अब वो चाइना में है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और चाइना ज़ाहिर है कि IMF के साथ है, एक बैनुल अक़वामी सिस्टम में भी मौजूद है, साथ ही वो पैरेलल सिस्टम भी खड़ा कर रहा है। लेकिन जो असल इशू है ना, वो इशू ये है कि एक ग्लोबल फोरम दम तोड़ रहा है, दम तोड़ गया है बल्कि इस साल, और वो G20 समिट है। अच्छा, इसमें मैं किसी किस्म का ना कोई हम इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ना हम कोई तारीफ़ कर रहे हैं। एक जनरल तबसरा, G20 अपनी जो है वो ख़त्म कर गया, जिसको कहना चाहिए कि उसकी जो रूह है वो ख़त्म हो गई। और उसकी रूह इसलिए ख़त्म हो गई कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं, ये देखें डिप्लोमेट ने जो आज ख़बर लगाई हुई है, वो इंडियन इसके राइटर्स हैं। 7th स्लाइड जो है, इंडियाज़ अथॉरिटेरियनिज्म स्ट्रेंगल्स सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंजेस। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी किस्म की कोई वहाँ पर मुश्तरका अलामिया जारी नहीं हो रहा। यानी पिछले साल जी मैं आपको बताऊं, देखें बाली कितने, यूक्रेन की जंग पिछले साल कितने टेंस हालात थे। पिछला साल जो है वो कितना शदीद एक टेंस साल था। ये बाली के अंदर, जो बाली में इंडोनेशिया में G20 समिट हुई थी, लेकिन उस G20 समिट में शी जिनपिंग भी थे और बाइडेन की मुलाकात 3.5 घंटे हुई थी। 3.5 घंटे की मुलाकात। और मैं यहाँ पर जो है वो सिर्फ ये जो 2nd स्लाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना की, मैं याद दिला दूँ, ये 14 नवंबर को उन्होंने इशू किया। तो बड़े तरीके से कि प्रीमियर शी जिनपिंग मीट्स विद प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इस तरह के फोरम्स के अंदर ये होता है कि आप जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, आप इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, इसी के नतीजे में फिर वो बात हुई कि इन्होंने कहा कि जी नैंसी पेलोसी कैसे आई थी वहाँ पे, चाइना ने इशू रेस किया। उन्होंने कहा जी नैंसी पेलोसी सरकारी तौर पे तो नहीं आई थी। एक कम्युनिकेशन खुली दरमियान में। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि न्यूक्स नहीं इस्तेमाल करेगा रशिया। मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है वो जो टूट चुकी थी, वो टूट गई थी नैंसी पेलोसी के दौरे के बाद, ताइवान के। उसके बाद आप देखें कि एक बर्फ पिघलती है, फिर वो बैलून का वाकया, ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं मामला, लेकिन एक कम्युनिकेशन चैनल खुल जाता है। कम्युनिकेशन चैनल खुल जाता है, ठीक है। उनकी कॉमर्स सेक्रेटरी विजिट कर रही हैं अभी चाइना का। वो कह रही हैं कि बड़े उन्होंने बोइंग का जो शंघाई के अंदर है, चाइना बोइंग खरीद रहा है, ठीक है ना। तो मतलब है कि एक ट्रेड चलती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशंस को लिए। लेकिन अब जो है ये पहली दफ़ा, और चाइना के प्रेसिडेंट ने आज तक, जब से G20 बना है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से पहले भी उसमें शरीक होते रहे, पहली दफ़ा हो रहा है कि चाइना उसमें नहीं आ रहा। अच्छा, और प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आ रहे। अब मसला ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं और ज़ाहिर बाकी मुल्क आ रहे हैं, लेकिन ये कि तैयब अर्दोगन आएंगे तो वो अर्दोगन तो आपको पता है उनके जो नुक्ता नज़र है कश्मीर के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से, तो वो तो ज़्यादा उनको पसंद नहीं करती, मोदी गवर्नमेंट तो नहीं पसंद करती, और एक इंतहा पसंदी की लहर है, तो वो तो वहाँ आएंगे तो बात करेंगे। तो अब मसला ये है कि वो G20 का जो मकसद है ना, G20 का वो मकसद जो है वो ख़त्म हो। दूसरी जो बात है वो, मैं इसके ऊपर पता नहीं, प्रेसिडेंट बाइडेन का भी ये आखिरी साल शुरू हो गया है, इलेक्शन की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात समझने से कासिर हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन आसियान समिट में क्यों नहीं जा रहे। मतलब आसियान समिट जो है वो, उन्होंने ऐसा लगता है कि आसियान को भूल के वो जाएंगे, वो पहुंचेंगे इंडिया, और इंडिया के बाद वो चले जाएंगे वियतनाम।
ठीक है। अच्छा, अब आसियान के लिए उन्होंने कैमला हैरिस को रखा हुआ है, यानी वो कैमला हैरिस ही जो हैं वो जाती हैं कभी, मतलब है कि कभी वियतनाम, कभी जो है वो फिलिपीन, कभी बाकी मुल्कों में। तो आसियान जो कंट्रीज़ हैं, ये जो समिट हो रही है उससे पहले, यानी उससे पहले ये भी ये 2 रोज़ के बाद शुरू होने जा रही है, तो आसियान और ईस्ट एशिया समिट, तो उसमें कैमला हैरिस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज जो उनकी लीड है वो कह रहे हैं कि 5वीं स्लाइड, नो बाइडेन नो प्रॉब्लम, आसियान जस्ट हैज़ टू फॉर्ज इट्स ओन पाथ, मतलब नहीं आ रहा बाइडेन तो खैर है, मतलब अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। और ये आप देखें कि ये इसमें अब क्यों नहीं जा रहे आसियान। अच्छा, सिंगापुर में एक थिंक टैंक है, और वो थिंक टैंक जो है उसको वो इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, सिंगापुर का थिंक टैंक, वो इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ कि एक तो वहाँ की वो वजारत तालीम के अंडर चलता है। आपको पता है सिंगापुर जो है एक ज़माने में मलेशिया का हिस्सा था, और ये 1965-66 में मलेशिया ने इसको निकाल दिया। मलेशिया ने इसने आज़ादी नहीं हासिल की, मलेशिया ने निकाल दी। वो उधर अखबार आज मुझे आर्काइव मिला पुराना, सिंगापुर इज आउट, मतलब मलेशिया ने सिंगापुर को निकाल दिया। अच्छा, हाँ, सिंगापुर ने आज़ादी नहीं, वो अंदर फड्डे शड्डे पड़े, तिनको अब्दुल रहमान थे वहाँ पे मलेशिया में। अच्छा, तो सिंगापुर को आउट करके तिनको इट वाज माय आइडिया। अच्छा, वो जनाब, अच्छा सिंगापुर को निकाल दिया, सिंगापुर आज़ाद हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है टुडे सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया, देखिए ना, फॉलोइंग अमेंडमेंट्स, मतलब उन्होंने निकालने का ऐलान कर दिया। अच्छा, तो अब मसला ये है कि लेकिन सिंगापुर के जो पहले सदर फिर बने, वो उनको जोसेफ आइजक इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, वो जोसेफ आइजक, वो यूसुफ इसहाक उनका नाम था, मुसलमान यूसुफ इसहाक। लेकिन अब सिंगापुर ज़ाहिर है कि एक उन्होंने मुनासिब समझा तो उसको जोसेफ या यूसुफ आइजक या जोसेफ जो भी। अच्छा, ये मुसलमान थे, पहले सदर सिंगापुर के मुसलमान थे। अच्छा। यूसुफ इसहाक, यूसुफ बिन इसहाक भी कहते हैं उन्हें। अब उनके हवाले से वहाँ पे यूसुफ आइजक स्टडी सेंटर है। अच्छा, यूसुफ आइजक जो स्टडी सेंटर है आसियान का, उनकी एक रिपोर्ट आई है, ये एक रिपोर्ट है उनकी, ठीक है। अभी उनकी रिपोर्ट आई आसियान कंट्रीज के हवाले से, ये उनकी रिपोर्ट है, ठीक है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आसियान कंट्रीज के अंदर क्या सोच है, किस। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसको मैंने, अगर आप पढ़ें इसको आप देखें तो इसका जो 7th इसमें है हिस्सा आसियान का, वो ये कह रहे हैं कि जी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक पावर कौन सी है आसियान के ममालिक में, क्या राय है। तो वो उसमें जो है वो जो ब्लू है जी, वो जो है वो बल्कि जो रेड है, सॉरी रेड कलर यूनाइटेड स्टेट्स, और जो नहीं आसियान के जो है ना, मतलब इस तरह से, हाँ पर्पल कलर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, और जो येलो है वो चाइना। तो चाइना जो है वो इस वक्त बहुत, और आप ज़रा फ़र्क अगर नोट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो शायद एक ये वजह भी हो सकती है कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पावर वो चाइना को समझते हैं आसियान ममालिक। लेकिन यही थिएटर है, ये साउथ ईस्ट एशिया और ये इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक, और ये तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो चाइना जो है वो अपना, यानी आप देखें कि उनके जो वज़ीर आज़म शिरकत के लिए आ रहे हैं वो आसियान से होके आ रहे हैं। बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने ज़रा उनकी वेबसाइट, मैंने कहा कनाडा से कौन आ रहा है, मतलब कनाडा के भी तो उसमें है ना कई फोरम्स में, तो कनाडा की मैंने भी चेक की थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर जो है वो पता चला कि कनाडा से तो उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो 6th स्लाइड है वो प्राइम मिनिस्टर जो खुद आ रहे हैं कनाडा से, ठीक है ना। और जी जस्टिन ट्रूडो खुद आ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने 30 तारीख को अपडेट की है कि वो इंडो पैसिफिक में आसियान ममालिक का दौरा करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो है फिर सिंगापुर जाएंगे वहाँ से। अच्छा, मैक्रोन यहाँ से बांग्लादेश गालिबन जाएंगे G20, तो मुख्तलिफ ही हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट बाइडेन को यहाँ जाना चाहिए था, प्रेसिडेंट बाइडेन को जाना चाहिए था कनाडा के। हाँ, ये आसियान मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, अभी इस पे आ जाएं कि अब ये हफ्ता फिर वापस पाकिस्तान पे आते हैं, ठीक है, वक्फा लें।
वापस आते हैं डॉक्टर साहब, बात करते हैं मजीद मुल्की मामलात पर भी। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आखिरी 2 हफ्तों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कुछ अहम फैसलों की, बड़े अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। क्या वो फैसले करके जाएंगे? करके जाएंगे मेरा ख्याल है, और करके जाने चाहिए, क्योंकि ये बड़े अहम फैसले हैं और इनके दूरस नताइज होंगे। कुछ रुक गए फैसले, हालात भी मुल्क के ऐसे, फिर तकसीम वाला मामला मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता बदकिस्मती के साथ, लेकिन कुछ फैसले वो करके जाएंगे जाने से पहले। और मैं सिर्फ ये जो मैंने बात अभी की थी ना G20 के हवाले से इंडिया के, देखें ये अब वहाँ तो मसला ये है ना कि जो बात करता है वो उसको जॉर्ज सोरोस से जोड़ देते हैं। अदानी का स्कैंडल आ गया तो जॉर्ज सोरोस से पीछे, फलां आ गया तो जॉर्ज सोरोस से पीछे। अब ये फाइनेंशियल टाइम की खबर से जॉर्ज सोरोस निकलाएगा। वो भाई ये खबर जो है फाइनेंशियल टाइम्स आज का कह रहा है, वो ये कह रहा है कि शी जिनपिंग की जो एब्सेंस है G20 से एज ग्लोबल लीडरशिप फोरम, वो चैलेंज कर रही है G20 को। लेकिन उसके साथ नीचे आप देखें, वो कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ चाइना प्रेसिडेंट विल ब्लो टू इंडियाज रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ मल्टीलैटरिंग। यही होता है ना ऐसे मौके पे, ठीक है ना। मतलब एक आपने जब 2 लोग नहीं आ रहे तो आपने शेक कर दिया। इंडिया की प्रेसिडेंसी यही थी ना, SCO भी किया। G20 के किसी इजलास में कोई एक बात तय नहीं हो सकी, ना वज़रा खारजा के इजलास में, ना वज़रा बाकी जो मीटिंग, कोई एलामिया नहीं जारी, उसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो लेवरॉव हैं। अच्छा, बाली में हो गया था जारी, कमाल देखें आप। बाली में हालांकि जंग अरूज पे थी, अमेरिका, चाइना, रशिया, एक स्टेटमेंट सबकी तरफ से आई थी। यहाँ वो कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ अगर कोई इसमें जिक्र भी हुआ, इसका मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। ये जो लेवरॉव आ रहे हैं ना, नुमाइंदगी कर रहे हैं रशिया की, तो वो जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। दूसरी जो बात है, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि देखें जो इसी दौरान अब देखते हैं कि ये किस तरह से आसियान की और मीटिंग्स क्या होती हैं और G20 इजलास में क्या होता है, क्योंकि होता ये है कि ये इस तरह के फोरम से मौका मिलता है कि जो दूसरी साइड है उससे मुलाकात हो जाए। सब देख रहे हैं कि जी प्रीमियर शी जिनपिंग और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही, साउथ अफ्रीका, वो पता चला उलट हो गया मामला। तो मकसद ये है कि यहाँ ये कि बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाती, ये बात थी, या शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो जाती। अब उनके वजीर आजम आएंगे और बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो आसियान से आ रहे हैं, ठीक है, और आसियान से वो आ रहे हैं, और तो देखते हैं कि वो आके, और वो तो बड़ा उनका तो एक स्टांस होगा, तो देखते हैं कि वो इंडिया में जो है वो क्या बात करते हैं और किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो बात ये है कि बेनिन एक मुल्क है। आप कहेंगे बेनिन कहाँ से आ गया? BENIN, बेनिन एक मुल्क है। अच्छा, पहली दफा सुन रही हूं ये नाम। बहुत से लोग पहली दफा सुन रहे होंगे। बेनिन एक मुल्क है, और अगर उसको नक्शे पे देखें तो वो कमाल की जगह है। वो मगरबी अफ्रीका में है, लेकिन आप उसकी जगह देखें कैसी है। बुर्किना फैसो, ठीक है, कौन सा, जो कि अभी जहां पर बगावत हुई, उसके ऊपर माली, उसके ऊपर नाइजर जहां पे अभी धड़न तख्ता हो गया, फिर नाइजेरिया, और फिर अटलांटिक ओशन नीचे। ठीक है, आप ये नहीं, इसकी लोकेशन देखें आप, क्या लोकेशन, छोटा सा मुल्क है, लोकेशन देखें आप, अटलांटिक में खुल रहा है नीचे। अब जनाब जो बेनिन है उसकी इंपॉर्टेंस, उसका जिक्र खैर मैंने क्यों किया, बेनिन का मैंने जिक्र खैर इसलिए किया कि बेनिन के जो सदर हैं वो चाइना में हैं, और चाइना डेली को कोट कर रहा हूं कि चाइना और बेनिन एलिवेट रिलेशंस टू लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 11th। अच्छा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी आप देखें कि इन मुल्कों को चाइना, ये ग्लोबल साउथ है, ये आसियान भी ग्लोबल साउथ है। अच्छा, जब ये पूरा ग्लोबल साउथ, अच्छा, और जो बेल्ट एंड रोड है, बेल्ट एंड रोड के ऊपर ये ग्रीन, ये इनकी रिपोर्ट आज मैंने देखी है, क्योंकि अगले महीने प्रेसिडेंट पुतिन जा रहे हैं, बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है चाइना में, बेल्ट एंड रोड फोरम, और बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है, तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम, और उसमें जो है वो शायद यानी 2017 में हुआ था, 2019 में होता। ये बेल्ट एंड रोड फोरम जो है शायद ये G20 और मेरा ख्याल है G7 और ये बाकी सारे मुल्कों से, ब्रिक्स से बड़ी गैदरिंग होने जा रही है। पहले भी इसमें कोई 29 फिर 40 उसमें, लेकिन आज इनकी जो रिपोर्ट है, मैं ये देख रहा था कि पिछले चंद सालों में बेल्ट एंड रोड कहाँ गया है चाइना का। अब पता ही चल रहा है जनाब, इसमें 150 या
49 मुल्क इसका हिस्सा हैं, ठीक है। 149 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना आर पार्ट ऑफ BRI। ये ग्रीन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर की रिपोर्ट, एक थिंक टैंक। इसमें से 44 ममालिक सब सहारा अफ्रीका में है, बेल्ट एंड रोड के 44। इसमें 35 मुल्क यूरोप और सेंट्रल एशिया के हैं, ठीक है, या इसके किसी ना किसी फॉर्म में वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बने हुए हैं। 25 ममालिक ईस्ट एशिया और पैसिफिक में इंक्लूडिंग चाइना। 21 मुल्क लातीनी अमेरिका और कैरिबियन में हैं। ये आप देखें कि किस तरह ये BRI बड़ा आगे 10 साल हो रहे हैं ना, तो इस साल वो बड़ा फोरम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद 18 ममालिक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, और 6 ममालिक साउथ ईस्ट एशिया में हैं। ये बेल्ट एंड रोड इस वक्त तकरीबन 150 ममालिक में बेल्ट एंड रोड चाइना का जा चुका। अच्छा, दूसरी जो बात है, देखें G20 का मामला तो हो गया। जब प्रेसिडेंट अर्दोगन की मुलाकात सूची, जो कि एक बड़ा खूबसूरत सा एक शहर है ब्लैक सी के किनारे, वहाँ पर उनकी मुलाकात 4 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन से हो रही है, और उसमें यकीनन ये गंदम का मामला और ये अफ्रीकन स्टेट्स और ये सारा। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए बेनिन अभी यहाँ उसके स्ट्रेटेजिक टाइज हो गए चाइना से, यानी स्ट्रेटेजिक टाइज यानी इन्वेस्टमेंट्स BRI सारा, और ये भी पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन देखें आप, वहाँ पर अभी तक वो कुछ नहीं कर सका। नाइजर का कितना था कि हम हमला कर देंगे, नाइजेरिया भी पीछे हटा, वो कभी नहीं जाएगा खाना जंगी। वो जनाब नाइजेरिया पीछे हट गया। उन्होंने आज नाइजर में कहा कि यहाँ से छोड़ के जाएं, बेसिस बंद करें मगरबी ममालिक। उसके बाद आप देखें कि उसके साथ ही गैबोन में क्या हुआ, और गैबोन के जो मिलिट्री को वो कहते हैं कि अगले चंद सालों तक भूल जाएं आप, ठीक है। ये वो ममालिक हैं जहाँ चाइना और रशिया अपना होल्ड कर रहे हैं। और फिर उसकी दूसरी बात, जो एक तो ये बात, दूसरी बात है कि ड्यू टू सम अननोन रीजंस, ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, वो आप खुद इसके ऊपर वो जाहिर है वो करेंगे उनका अपना, ये मणिपुर नहीं संभल रहा, बिल्कुल। अच्छा, और मैं सिर्फ यहाँ पर उन्हीं के पेपर्स कोट करता हूँ। देखिए, असम राइफल्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा है, जो 15 स्लाइड उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ, नेवर सीन बिफोर असम राइफल्स ऑन एक्सप्लोजिव मणिपुर सिचुएशन। वो कह रहे हैं डेडली गन फाइट्स लिव 6 डेड, 8 हो गए हैं अब, ये 8 लोग हो चुके हैं। अच्छा, इनके आसाम में राइफल्स के ऊपर उन्होंने आपको तो FIR कटवा दी थी, यानी अजीब व गरीब हालात हैं कि आसाम, मतलब उनके ऊपर FIR कटवा दी थी यहाँ पे। मणिपुर के जो बिरेन सिंह हैं और ये जो उनके बैठे हुए हैं RSS माइंडेड, उसके बाद इंडिया टुडे का कह रहा है कि वही DG के मैसिव अमाउंट ऑफ लूटेड वेपन्स इन सिविलियंस हैंड, ये इंडिया टुडे कह रहा है। अच्छा, आप जरा नफरतें देखें कि एक मेती जो है, अब मुझे नहीं पता मेती मुसलमान था या हिंदू था, लेकिन कबाइल का इशू देखें आप। उसने कुकीज का एक कुकी प्रोफेसर का केस लड़ने की कोशिश की, 7वीं स्लाइड, तो उसके घरों, उनके घरों को आग लगा दी। यानी इस कदर वहां पर जो है वो नफरत है कि अगर किसी मेती ने किसी कुकी प्रोफेसर का केस लिया तो उनके घरों को आग लगा दी। अब मामला यह है कि ये, अच्छा, फिर इंडियन एक्सप्रेस, जरा हालात, सिर्फ हालात है आज, ये आज की है, उन्होंने रिपोर्ट क्या दी है, एयर ड्रॉप सप्लाईज अगर जरूरत हुई मणिपुर में तो जमीनी रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। अब ये टोल्ड अबाउट ब्लॉकेट प्रिवेंटिंग सप्लाईज फ्रॉम रीचिंग द अफेक्टेड पॉपुलेशन, द बेंच प्रिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस इंडिया, वो कह रहे हैं ऑप्शन इंक्लूडिंग एयर ड्रॉपिंग। अच्छा। ये कौन, ये हो के ये कर क्या, इसको इतने आप बिल्कुल आपके समझ में नहीं आता कि ये, एक मिनट जरा, और हुकूमत इस पर बात क्यों नहीं कर रही? मुझे बिल्कुल नहीं पता। या देखें, या तो नफरत की बुनियाद पे वोट लेने जा रहे हैं अगर अर्ली इलेक्शन होता है उनका, या वो अपने, या तो इस बात पे कि जी देखें G20 की बात तो ये आगे की सारे मामला, ये उधर से वो वेस्टर्न प्रेस कहता है तो कहते हैं वो जॉर्ज सोरोस पीछे है उसके, उधर से वो मुजाहरे होते हैं तो वो कहते हैं चाइना का नाम नहीं लेते किसी स्टेटमेंट में, कोई बात नहीं, वो अजीब मामला चल रहा है। इसके बाद कशीदगी और बढ़ेगी यकीनन, जो कि अच्छा नहीं है खत्ते के लिए, ये जो साबिका LAC था। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर आप अपने मुल्क में ये कहें कि जी वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, और अदालत को कहें कि जी वहां पर हम हवाई जहाजों से खुराक पहुंचाएंगे, क्योंकि इतना ब्लॉक, इतना वो हिस्सा कट चुका है, वो हिस्सा जो है वो कट चुका है। और मैं इसको बिल्कुल आने वाले दिनों में फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे इसको ये समझ नहीं आती कि ये इसको जो है ये क्यों इसको निगलेक्ट इन्होंने कर दिया है, या उधर से दिल खत्म, क्योंकि उधर म्यांमार, उधर बांग्लादेश, उधर बाकी सारे मुल्क, वो फिर उधर अरुणाचल प्रदेश को तो अपना हिस्सा उन्होंने कह दिया। अच्छा, जितने मुल्क बाकी इतराज वगैरह कर रहे हैं, फिलिपीन, ये वो सारे, लेकिन ये आसियान में साथ होंगे, चाइना के साथ बैठे होंगे, चाइना उनके साथ। तो ये इंडिया की ये जो कुछ आइसोलेशन सा हो गया है ना पूरी दुनिया में, ये देखें G20 इतनी खराब, मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स, ये सारी
देखिए अपने मुल्क आ रहे हैं ना, वहाँ इटली होगा, जर्मनी होगा, ये वो सारे मगरबी ममालिक, तो ये अच्छा होता है कि ऐसी जगहों पे वो ममालिक जिनकी तुमने कशीदी हुई वो मिलने आपस में। और लेकिन अगर वही नहीं, आप देखें ना पाक इंडिया मैच हो रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है, श्रीलंका में हो रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता है कि पाकिस्तान में होता, कितना अच्छा होता है इंडिया में होता, कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में, कितनी एक्साइटमेंट है दोनों तरफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप हमेशा इस तरह से अगर बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएंगे ना दुनिया में, तो वो मेरा ख्याल है कि का हल नहीं वो मसाइल का हल नहीं, एक खुद प्रॉब्लम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।